ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है क्लास 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। और यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी विच इज 12, 30, x, 65, y, 25 एंड 18। और सम दिया हुआ है यहाँ पर 230। पढ़ते नहीं। दिस इज ऑल हिस्टोरिकल बेस। तो क्या हो गया? मीडियन इज 46। मीडियन इज 46। वैसे अगर आपको अपनी, तुम लोग के रेलेवेंट नहीं होगा, हिस्ट्री में कितना आता है? फ्रीडम, फ्रीडम जो हमारा स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है, प्रॉपर चैप्टर है कि छोटा किया हुआ है? हाँ, थोड़ा है ना। हाँ, फिर तुम लोग के लिए शायद रेलेवेंट ना हो। इट्स अ वेरी नाइस बुक। इट एक्चुअली स्पीक्स अबाउट योर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, और कुछ चीजें नहीं स्पेसिफाई की गई थी, एंड व्हाई द पार्टीशन हैपेंड, द रियल रीजन बिहाइंड। लिख पड़ा है। वेरी नाइस बुक, बहुत अच्छी बुक है, पढ़नी चाहिए। तो कभी टाइम हुआ तो पढ़ना, अगर हिस्ट्री में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट होगा। फ्रीडम एट मिडनाइट, एंड हाउ इट कुड हैव बीन अवर्टेड, एंड बहुत सारे फैक्टर्स को उसने कंसिडर किया हुआ था, एंड हाउ दिस पार्टीशन हैपेंड। और बहुत हैप्पैज़र्ड वे में पार्टीशन हुआ था, ऐसा नहीं था कि बहुत लॉजिकली उन्होंने किया है। जस्ट दैट रैंडमली किसी बंदे किसी को किया। तो व्हाट प्रॉब्लम्स ही फेस्ड वाइल, आई आई फॉरगॉट, वो लैपलेस लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो हमारी बॉर्डर लाइन है ना, उसको भी बोलते हैं, कुछ एक नेम होता है। बिकॉज ऑफ दैट पर्सन हु वाज अपॉइंटेड फॉर दिस डिविजन, तो उसके बेसिस पर उसको लाइन नाम देते हैं लाइन को। और प्लस उसने क्या कंडीशंस फेस की, दैट्स व्हाई द रियल प्रॉब्लम अरोज कि जूट फैक्ट्रीज हमारे पास थी, आई थिंक बांग्लादेश चली गई थी सारी। मैन्युफैक्चरिंग जो उसका रॉ मटेरियल था वो सारा कोलकाता में रह गया था। सो ये सब प्रॉब्लम्स जो बहुत आई थी, मतलब एक्चुअल रियल प्रॉब्लम्स जो स्ट्रगल की थी ना, वो सारा था। तो दिस इज फ्रीडम एट मिडनाइट, बिकॉज द पार्टीशन जो डीड थी उनकी, एट इट हैज टू बी इफेक्टिव एट 15th of August 12 o'clock। दैट्स व्हाई इट सेज फ्रीडम एट मिडनाइट। ठीक है, चलो करो ये क्वेश्चन। इसकी सीरीज बनकर आ गई। इट्स अ वेरी थिक बुक, मैंने पढ़े भी बहुत साल हो गई, बहुत साल पहले पढ़ी थी। बट ग्रिपिंग है वंस यू लाइक गेट इनटू द फील ऑफ इट ना। क्यों, क्या हो गया? अभी तो करवा रही हूँ। रेड क्लिफ लाइन, ये कर लो। इसके बाद मैं मोर देन लेस देन करवाऊंगी, उसके बाद एरियाज ऑफ सर्कल ही करवाना है मुझे। तभी तो। Good. अच्छा बच्चों का। तो यहाँ पर बेस्ड ऑन दिस मीडियन 46, जब मैं फिक्स करूंगी मीडियन को, तो मेरी मीडियन क्लास क्या बन जाएगी यहाँ पर? 40 to 50।
सो मीडियन इज L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सो L इज 40, यहाँ मीडियन होगा 46, n/2 230/2 करना है हमें, विच विल बी 115। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमने मीडियन ये कहा है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके प्रीवियस वाली है x। फ्रीक्वेंसी, सॉरी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, सॉरी। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 12, 42, 42 प्लस x, then it will be 107 plus x, 107 plus x plus y, then 132 plus x plus y, then it will be 150 plus x plus y। तो यहाँ पे जब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, क्योंकि ये हमारी मीडियन क्लास है ना, तो इसके प्रीवियस वाली क्लास क्या है 42 प्लस एक्स। सो वन अलर्ट जो कहते हैं ना, यहाँ पर बस वो बजर बन जाता है कि यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज क्या है। जब हमारे पास माइनस है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज अ बाइनोमियल टर्म 42 प्लस एक्स, तो जब आप यहाँ पे लिखोगे ना तो बच्चे ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज 65 और हाइट ऑफ द मीडियन ऑफ द क्लास इज 10। तो ये हमारे पास सॉल्व होकर आ जाएगा। फ्यू डेज बैक ना एक वीडियो आई थी कि अगर हम किसी इंग्लिश टीचर के टीयर्स को एनालाइज करें ना, तो उस पर क्या क्या निकलता है। तो वो सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो आप बोलते हो ना, डिड के साथ आप सेकंड फॉर्म यूज करते हो, तो वो सारे वर्ड्स उसमें लिख रहे थे। तो आई एक्चुअली थॉट कि मैं भी ऐसे बनाऊंगी, कुछ बताऊंगी कि अगर मेरे टीयर्स को करोगे तो मुझे भी रोना ही आता है देखकर, व्हेन यू डोंट राइट इट लाइक दिस, राइट। आप इसको ऐसे नहीं लिखते हो, आप इसको 42 प्लस एक्स माइनस साइन नहीं चेंज करते हो ब्रैकेट्स का माइनस के साथ। दैट इज वन ऑफ द बिगर प्रॉब्लम्स। और एक बच्चा था लास्ट लास्ट 2 साल मेरे पास आया, उसने एंड तक ये गलती की है, बट मार्क्स उसके अच्छे आ गए, बट मुझे उसको समझाने में बहुत टाइम लगा। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैंने उसे होमवर्क दिया था, अगर ये 4 + 2x/4 है ना, तो वो 4 और 4 को कैंसिल करके लिखता था, 1 + 2x हो गया आंसर, ठीक है, विच इज रॉन्ग। प्लस में आपको कॉमन लेना होता है, तब आप सब्ट्रैक्ट करते हो। 6 = 115 माइनस 42 माइनस एक्स अपॉन 65 इंटू 10। तो यहां से ये 3 और ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, नहीं 5 सॉरी, और ये 13, 13 3 ज़ा 39। तो यहां से इट विल बी 63 माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 63 माइनस 39, 24। हाँ 73, 34 हो जाएगा फिर यहाँ पे, इट विल बी 34। और एक इक्वेशन हमारे पास दूसरी कहाँ से आएगी, मैंने कहा था ये वैल्यू और 230 मैच करनी चाहिए। तो 150 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 230। तो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो गया, 80। तो अगर एक्स की वैल्यू 34 है, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 माइनस 34, विच विल बी 46, ठीक है। अब लिखो, इन केस ऑफ मोर देन लेस देन डेटा, इन केस ऑफ, अच्छा ये भी क्वेश्चन है पेपर में, आपके एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, पर कुछ इस तरह से लिख लिया सबने ये। तो अब एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन लिखो जिसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई एंड एफ। अगर अच्छी किस्मत हुई तो ये आपके केस स्टडी बनकर भी आ सकता है, और उसके बाद एक क्वेश्चन कह देंगे रैंडमली, कोई भी ए बी सी डी पूछ लेंगे आपसे, है ना, एक क्वेश्चन में, और कहेंगे फाइंड द मीडियन या फाइंड द मीन, सेकंड क्वेश्चन ये दे देंगे, ठीक है। तो इसमें आपको हाइट दी हुई है इन सेंटीमीटर्स, 150 टू 155, 155 to 160, 160 to 165, 170, 75 एंड टू 180। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों का कॉलम दिया है। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देने के बाद ना आई कैन ऑल्सो आस्क फॉर मीडियन ऑल्सो। अगर कभी केस स्टडी ये बनकर आएगी तो ठीक रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत ही मल्टीपल लेवल्स पर हमें ध्यान रखना है। यहाँ लिखा हुआ है 50, और यहाँ लिखा है ए 25, सी 43, 48, एफ।
एफ की वैल्यू क्या होगी? 50। समझ में आ गया ना? दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स जो आप बहुत ही इजीली फिगर आउट कर लो। समझ में आ गया ना? हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ए अगर दी हुई है मिसिंग वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या है? 12। अगर मैं एफ की वैल्यू कर रही हूँ तो दैट शुड बी 50, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज एंड लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैच करती है ना? तो ए की वैल्यू 12 आ गई। बी की वैल्यू क्या होगी? 12 में क्या ऐड हो कि 25 आ जाए? तो बी की वैल्यू विल बी 13। फिर सी की वैल्यू 25 प्लस 10 करोगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35। अब सी में कितना ऐड करें कि 43 आ जाए? 8। ठीक है। और फिर 48 चाहिए, तो ई की वैल्यू क्या आ गई? तो ऐसा भी हो सकता है कि केस स्टडी में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछकर बाद में कहे फाइंड द मीडियन, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चार्ट आपके पास है, राइट? अब आते हैं जब मोर देन लेस देन होता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये सैंपल पेपर में भी एक बार आया हुआ था, 2 साल पहले ही सैंपल पेपर में था, प्लस आई थिंक लास्ट ईयर भी पेपर में था ये। लास्ट ईयर आपको 5 नंबर का स्टैट्स का क्वेश्चन दे सकते हैं, आपको मोर देन लेस देन डेटा दिया होगा, लेकिन उसने पूछा मीडियन नहीं होगा। अगर मीडियन भी पूछा है ना, तब भी आपको निकालना है, बिकॉज यू नीड द फ्रीक्वेंसीज। ठीक हो गया इतना? तो ये जो एक क्वेश्चन आपसे ना किसी सैंपल पेपर में है, दैट इफ वी हैव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चार्ट इट इज यूजफुल इन फाइंडिंग, तो उसमें ऑप्शन दिया ऑल ऑफ दीज, मीन मीडियन मोड, तीनों में चाहिए, लेकिन हमें प्राइमरीली चाहिए होता है उसको इन केस ऑफ मीडियन। लेकिन क्योंकि वो आंसर उसने तीन ऑल ऑफ दीज दिया था, आप ऑल ऑफ दीज ही मार्क करना उसमें। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चार्ट इज यूजफुल इन डिटर्मिनिंग। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात तभी होती है जब मीडियन निकालना हो। तो अगर मुझे अगर वो दिया होगा, चाहे ना भी दिया हो, तो मीडियन के केस में ही निकालूंगी। बट अगर वो दिया हुआ है तो मैं तीनों तीनों ही क्वेश्चंस निकाल सकती हूँ, तीनों ही एवरेजेस निकाल सकती हूँ, दैट्स वाई, राइट? तो अब हमारे पास है, अगर मुझे डेटा कुछ इस तरह से दिया हुआ है, विच सेज राइट बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, 40, 50 एंड 60, और फ्रीक्वेंसी चाहे लिखी हो, जहां पर बिलो और अबव आ गया ना, लेस देन, मोर देन, जहां पर ये वर्ड आ गया, राइट, तो वो मान लेना आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही दिया हुआ है। उस केस में आपको फ्रीक्वेंसी ही लिखेंगे, लेकिन आपको वो क्यूमुलेटिव चार्ट ही दिया होगा। अनदर वे, सिर्फ एक मैंने क्वेश्चन देखा था जहां पे ये एक्सेप्शन थी। अनदर वे टू फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जो आपका फ्रीक्वेंसी का बिहेवियर होता है ना, वो उस छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, इट गोज अप एंड देन गोज डाउन। दैट इज द यूजुअल बिहेवियर ऑफ एनी डेटा, राइट? एक पीक परफॉर्मेंस होती है, उसके बाद डाउन आता है। दैट्स व्हाई आई से अपनी पीक परफॉर्मेंस बोर्ड्स पे ही रखना। ठीक है? दैट्स व्हाई ऑलवेज से कोई ना यहाँ गलतियां करते रहो, एक गलती दो गलती जो भी है करते रहो, सो दैट वी हैव दैट पीक परफॉर्मेंस की कोई गलती नहीं हो रही, वो हमारे बोर्ड्स में है। समझ में आ गई बात? राइट? इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना ही नहीं है, कि ठीक है उस टाइम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, राइट? अब आ जाओ, ये हमें दिया हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चार्ट, राइट? पहली चीज तो हमेशा जो हमारे क्लास इंटरवल्स दिए हैं उसको हमने चेंज करना है। बिलो 10 का है ना, तो हम इसको 0 to 10, 10 to 20 हमेशा ये करना। उसके बाद 40 to 50, 50 to 60, बिकॉज बिलो का हुआ है तो 60 के अबाव कुछ नहीं होगा। बिलो 10 मैं हमेशा लॉजिक से चलती हूँ, मुझे फॉर्मूला रट्टा ऐसे मैंने कुछ नहीं मारा हुआ कि सब्ट्रैक्ट ही करना है। बिलो 10, 10 से कम मतलब इसमें 3 आ गए। बिलो 20, 12 है, 3 ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, तो कितने बचे? 9। अब मुझे समझ में आ गया कि सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब मैं विदाउट लॉजिक भी चलूंगी। 15, देन 30, देन 18 एंड देन 5, और इनको सम कर लेना, इनका सम 80 ही आना चाहिए, कि कहीं कैलकुलेशन में गलती तो नहीं की हमने। ठीक है ना? हाँ, ये फ्रीक्वेंसी हुई, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो यही आएगी। अब इसके बाद आपको कुछ भी कहा जाए, फाइंड मीन, मीडियन, मोड, कुछ भी निकाल सकते हो, बट हमारा फर्स्ट स्टेप यही क्रूशियल हो जाता है। क्लियर होगी बात? ये हमेशा लॉजिक से चलना कि बिलो 10 का हुआ है 3, बिलो 20, 12, तो जो 20 वाले हैं वो 10 वालों को भी कवर कर रहे हैं। बिलो 20 कहा तो 10 वालों ने भी अपना हाथ खड़ा किया होगा, तो हमने उनको साइडलाइन करके 3 कर दिया, और बचे 9, उनको एडजस्ट किया इस इंटरवल में। फिर हमने 27 में से 12 पहले एडजस्ट कर दिए, तो बचे 15, उनको एडजस्ट किया इस इंटरवल।
तो वी सब्ट्रैक्ट टू सक्सेसिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज एंड एडजस्ट अकॉर्डिंगली। सब्ट्रैक्शन ठीक से करना, दो कंसेक्टिव की नंबर ठीक से करना, वरना आपका कोई ना कोई मिसिंग टेबल आ जाएगा। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम मान लो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना भूल गए और इनको सब्ट्रैक्ट करके भी रोट राइट इट हियर, तो आपके पास कोई एक आपका क्लास फ्री हो जाएगा, उसमें कोई नंबर नहीं आएगा, तो चेक कर लेना दोबारा से। ठीक हो गया इतना। अब आते हैं मोर देन डेटा में। अब तो इस पे मीडियन तो निकाल लेंगे, मीडियन मोड सब निकाल लेंगे, है ना। अब हमारे पास है, अगर मान लो डेटा दिया हुआ है मोर देन, ऐसा लिखो मोर देन 150। अब डेटा भी पता क्या होता है, जैसे इसने 150 लिखा, अच्छा मोर देन और इक्वल टू लिखा होता है ना। क्योंकि अगर मोर देन है तो आपको लोअर लिमिट दी होगी, मोर देन 150, मोर देन 140, मोर देन 160 ऐसा दिया होगा, तो वो लोअर लिमिट है। लेस देन मतलब क्लासेस की हायर लिमिट दी हुई, अपर लिमिट दी हुई है, तो अपर लिमिट के इक्वल नहीं होता डेटा। दैट्स व्हाई दे डोंट लाइक लेस देन और इक्वल टू, दे ऑलवेज राइट लेस देन, मोर देन और इक्वल टू, या अबव लिखा होगा। ठीक है, वो भी चल सकता है अगर अबव लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 140, 130, 120। अब ना मेरा जो सारा लॉजिक होता है ना, कुछ भी मतलब व्हाई आई डोंट गो बाय फॉर्मूलाज, डेटा को थोड़ा सा भी चेंज किया, जैसे यहां पर देव स्टार्टेड फ्रॉम 150, 140, 130, है ना। तो यहाँ पे सारा लॉजिक कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, छोटे से सब्ट्रैक्ट करना है, बड़े से सब्ट्रैक्ट करना है, वो सब खत्म हो जाता है। मतलब मैं कंफ्यूज होती हूँ, दैट्स व्हाई आई डोंट टीच इट दैट वे ऑल्सो, कि नहीं रट्टा मार लो। राइट, तो यहां पर उसने लिखा हुआ है नील, नेक्स्ट लिखा हुआ है 12, 27, 60, 105, 124, तो यहाँ पे ये 100 आ गया। 90 पे विल राइट 141, 80 पे आई राइट 150। कहते 80 से अबव सभी हैं, 100 सारे के सारे 80 अबव स्कोर किया हुआ है सबने। वेजेस या 80 रुपीज वेजेस लिखी हुई है, कि वेजेस इन रुपीज एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। तो इसका लॉजिक ये है कि 80 रुपीज मिनिमम सबको मिल रहा है, ऑल द वर्कर्स आर गेटिंग 80 और मोर देन 80। ठीक है, तो पहला काम मेरा यही होगा, मैं क्लास इंटरवल्स बनाऊं, और उसको हमेशा असेंडिंग में बनाते हैं। आई विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम 150, आई विल ऑल्सो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 80। तो ये आ जाएगा 80 टू 90, 90 टू 100, 110, 120, 130, 140, 150। अब क्योंकि कहा हुआ है तो हम लिखेंगे, क्योंकि मोर देन 150 दिया हुआ है तो वहां लिखेंगे, बट उसमें नील बता रहे हैं तो इसका मतलब आई राइट 0 हियर। ठीक है, वे यूज नहीं करेंगे, पर एक बार बना लो, बिकॉज उसने वो स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है दैट मोर देन 150 देयर आर नो वर्कर्स। सबको 150 से कम ही मिल रहा है, उससे ऊपर किसी को नहीं मिल रहा। राइट, अब मुझे अब यहां पर अगर फिल करना है, देखो मोर देन 140 कितने वर्कर्स हैं, 12, तो ये इस वाले इंटरवल में आ गए, 140 टू 150 में आ गए। ठीक है, अब मोर देन 130 27 है, इससे ऊपर 27 वर्कर्स है, 12 यहां फिक्स कर चुके हो, कितने बच गए 50। आई ऑलवेज गो बाय लॉजिक, कि अपने लॉजिक में समझो डेटा को एंड देन सी। अब समझ में आ गया कि इनको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे फिट करेंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट किया 33 हियर, फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया 45 हियर, देन इनको सब्ट्रैक्ट किया 19, इसको सब्ट्रैक्ट किया 17, है ना, हाँ, और इनको सब्ट्रैक्ट किया 9। अब क्योंकि हमने डिफरेंट वे में लिखा था डेटा को, तो यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी अलग आएगी, सेम नहीं आएगी। इट विल बी 9, इसको ऐड करेंगे तो 26, 26, 45, देन 90, 123, 138 एंड 150। तो सम 150 ही आ रहा है। क्लियर हो गया। अब यहां से मीन मीडियन मोड कुछ भी निकालना हो आप निकाल सकते हो।
समझ में आ गया? ठीक है, तो ये डेटा लिख लो। वैसे तो मैंने आपके वर्कशीट में दिया हुआ है, कर लोगे अब ये? कोई मुश्किल है यहाँ तक? बिलो अबव के डेटा को चेंज करके और उसको सॉल्व करना फर्दर हो जाएगा ना सबसे ये? जैसे कि डेटा दिया हुआ है आपको, लास्ट है ये क्वेश्चन, डेली वेजेस इन रुपीस, और यहाँ दिया है 131 टू 136, 137 टू 142, 143 टू 148, 149 टू 154 एंड 155 टू 160। वर्कर्स यहाँ पे दिए हैं 5, 27, 20, 18 एंड 12। अब मैं आपसे कहती हूँ अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ये मान लो आपको केस स्टडी में आया, ऑप्शंस दी नहीं हुई है। व्हाट इज द लोअर लिमिट? आंसर भी आपका कंटिन्यूअस वाला ही होगा हमेशा। ये मॉडल क्लास है पहली वाली, अपर लिमिट ऑफ, वो तो जो मर्जी लिख लो, यहाँ पे मॉडल क्लास है एंड मीडियम क्लास, किसी ना किसी पेपर में ही था ये। तो मॉडल क्लास है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखोगे 27, तो यहां पर हमें कंटिन्यूअस बनाना है, तो अपर लिमिट मॉडल क्लास की क्या लिखोगे? 142.5। समझ में आ गया इतना? इट विल बी 142.5। मीडियन क्लास के लिए इन सबको हमें करना है ऐड, 32, 34, क्या आ जाएगा? 54। अब यहां पर मुझे साथ में क्या लेनी है? 5, देन नेक्स्ट विल बी 32, नेक्स्ट 34, फिर 52, 52 है, ये भी 64 आ रहा है फिर कि नहीं? हाँ 64 आएगा ना। अपर लिमिट कहाँ है ना? हाईएस्ट लेनी है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अपर लिमिट निकालनी है ना उसकी, ठीक है ना? तो चेंज करके निकालनी है, मतलब ये हमारी क्लास हो जाएगी 136.5 टू 142.5। आपकी ये क्लास है, इसको यूज करोगे कैलकुलेशंस के लिए भी, आंसर के लिए भी। अब लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास का है, तो 64 डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना आएगा? 32। अब एग्जैक्ट 32 हमारे पास आ गया, तो हमें मॉडल मीडियम क्लास क्या लेनी है? ये मैंने कहा था ना, एक क्वेश्चन आता है जहां पे एग्जैक्ट सेम हो जाता है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वाला लेना है हमेशा। समझ में आ गई बात ये? तो यहां पर भी लोअर लिमिट लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? 142.5। इतना क्लियर हो गया? हमेशा आपको एग्जैक्टली अगर n/2 इज सेम एज द गिवन नंबर इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चार्ट, ऑलवेज गो फॉर द नेक्स्ट वैल्यू। समझ में आ गया इतना? चलो अब निकालो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें पहले अपने डाउट्स बताओ कोई भी। इसको, ठीक है। सबसे पहले तो अपने डाउट्स बताओगे, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो जो मैं आपको करवा रही हूं, एक तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर आएगा, विच विल बी पाई आर स्क्वायर थीटा, लिखो सारे फॉर्मूलाज, बाय 360, देन लेंथ ऑफ आर्क, तो 2 पाई आर थीटा बाय 360, लिखो फॉर्मूलाज। 2-3 चीजें एक्स्ट्रा ही लिखवाऊंगी इसमें, ये तो मुझे पता है सबको आते हैं, है ना? उसके बाद एक दिया जाता है वर्ड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। हाँ, लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 टाइम्स रेडियस, एंड टू फाइंड एरिया इफ लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन, एरिया ऑफ सेक्टर हाफ LR। क्लियर हो गया? और फिर होता है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल।
अब इस ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए वेज होते हैं, क्योंकि ये सर्कल में बन रहा है तो मैं क्या लिखूंगी, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। बात समझ में आई ना? आपको सेक्टर बता दिया, पेरीमीटर बता दिया, एंड एरिया डायरेक्टली निकालना। इफ लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन तो हाफ लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस। इसका क्वेश्चन भी करवाया हुआ है मैंने आपको। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था आज से 2 साल पहले किसी स्कूल के प्री बोर्ड्स में, राइट? लेकिन अगर आपको प्री बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन आता है, उसमें बस प्रॉब्लम ये होती है, थीटा जो है ना आपके पास, कोई 60 डिग्री 45 ऐसा कुछ नहीं आता, ना ही वो 68 आएगा एग्जैक्ट आंसर। इट वुड बी अ फ्रैक्शन जो आपको पता नहीं अजीब सी लगेगी। तो आपने थीटा को वैसे ही निकालना है। मैं फिर से देखकर क्वेश्चन वो क्लास में करवा दूंगी, आपको थीटा को वैसे ही निकालकर फर्दर उसे यूज करना है टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। ठीक है? इसके साथ तो वो एक 2 स्टेप्स का आंसर है उसमें। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करती हूँ तो वो 2 स्टेप्स का आंसर है। समझ में आ गई बात? ये अब देखो, मैंने एरिया ऑफ सेगमेंट निकाला। एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए आई नीड टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, एंड देन आई नीड टू सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का मैं आपको फॉर्मूला दे रही हूँ, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब थीटा ट्रिग्नोमेट्री में हमने किया हुआ है, इफ इट्स 0 डिग्री एंगल तो होने से रहा। अब साइन थीटा सेंटर वाला एंगल हो गया, तो थीटा कुड बी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 60 डिग्री थीटा होगा तो इट वुड बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। 90 डिग्री होगा तो इट वुड बी अ राइट ट्राइंगल, है ना? आपको एक क्वेश्चन भी था कि सेक्टर पे एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री का है। लेंथ ऑफ कॉर्ड आपको दी होगी, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक होगी बात ये? या रेडियस दी हुई है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, हो जाएगा ये भी, है ना? तो 45 और 30 डिग्री तो ऑफ कोर्स हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है, वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक हमें दिया होता है इफ सेंट्रल एंगल इज 120, हाँ, सेम एज साइन 60। सेम एज साइन 60 लिखते हो, पर इसको मैं पूरी डेरिवेशन दिखा दूंगी 5 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आया तो। हाँ, सबने स्कूल में यही करवाया हुआ है। वही है ना कि वही करो, किसी ने कहा है कि डायरेक्टली साइन 60 यूज कर लेना? नहीं कर सकते ना। हाँ, किसी ने लिखा था अभी कि देर आर टाइम्स जहां पे बच्चों ने लिखा होता है साइन 120 सेम एज साइन 60। यहाँ पर इस क्वेश्चन में 120 आ गया ना, तो वो लिख देता है कि साइन 120 इज सेम एज साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू उसने यूज कर ली। ठीक है? अगर तो स्कूल आपको कहता है अलाउ करो, पर मैं भी कहूंगी ना करो, क्योंकि क्या होता है कि वहां पर अगर टीचर ने कोई बैठा हुआ कि कैसे ऐसे कर लिया, बिकॉज ये हायर लेवल कॉन्सेप्ट 11th में आता है, तो हम क्या करते हैं कि मैं आपको 120 वाला ही करवा रही हूँ। ठीक है? फिर हेक्सागन सर्कल के अंदर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कल के अंदर है, ऐसे वाले क्वेश्चंस, है ना? वो हमें ध्यान रखने हैं। तो पहले 120 वाला ही कर लेते हैं। अगर 120 वाला क्लियर हो जाएगा ना, ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, राइट? So if central angle theta is 120 degrees, रेडियस मानकर चलते हैं, हमें दिया हुआ है एज 7 ले लें, कुछ भी दिया हुआ है मतलब 6 दिया हुआ आई थिंक। 21 है। एग्जाम्पल नंबर 2, दिस इज 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल 120 ओ। दरवाजा लगा। ठीक है? तो पहली चीज तो मुझे पता है एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा, एक ना और बात बताई थी कि आपको मैं तो कहती हूँ कि एक लाइन में लिखो एरिया ऑफ सेक्टर और फिर कॉमन निकाल कर सब्ट्रैक्ट करो। इस केस में देयर वाज वन ऑफ द टीचर्स हु सेड कि नहीं, अलग अलग करना चाहिए सॉल्व, क्योंकि अगर आपकी पूरी कहीं गलती होगी तो आपको स्टेप्स के मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपने इकट्ठा लिखा हुआ है और कॉमन लेके करते हो, वहां गलती हुई तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है? सो सी अकॉर्डिंगली, ऐसा मत करना कि वही सही है या सब सही है, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो अकॉर्डिंगली चेक करना। एरिया ऑफ सेक्टर मैंने पहले निकाला, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, so which will be 22/7, 21 into 21, 120 by 360, so it will be 22 into 21 square centimeter.
क्लियर हो गया? अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, तो एक तो हमारा फॉर्मूला होता है कि ठीक है, हमने कहा इसका आंसर है ½ R² साइन थीटा, ½ R² साइन 120, और साइन 120 को लिखवाते हैं 2 sin 60 cos 60। ये करवाया हुआ है? नहीं करवाया ये? हाँ, तो इसका अगर करवाया तो आपने इसको यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है ना। साइन 120 तभी उसने कहा है साइन 60 के इक्वल होगा, क्योंकि कॉस 60 क्या होता है 1/2, तो ये 2 और 1/2 कैंसिल हो गया, दैट्स व्हाई दिस इज साइन 120 साइन 60। ठीक है, लिख लो इस चीज को। काफी स्कूल्स करवाते भी हैं, हर साल ना चेंज हो जाता है, समटाइम्स टीचर से कि नहीं यूज कर सकते हो, कभी कभी कुछ टीचर नहीं 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 यूज कर सकते। तो बोर्ड्स की इंस्ट्रक्शंस होती है या कोई आंसर की आती है, कुछ भी ऐसा हो तो आपको अकॉर्डिंगली इसे देखना है। हम्म? मुझे पता है टीचर्स पे टू टीचर डिपेंड करता है, पर मान लो मैं ये फॉर्मूला भूल गया, नहीं समझ में आ रहा, नहीं याद है, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो आई शुड नो अ वे जो मुझे पता है कि यूनिवर्सली याद रहेगा। ठीक है, मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ड्रॉ OM perpendicular to AB। now because it's an isosceles triangle, so perpendicular from center bisects the chord, वो सारे हमारे रूल्स भी यूज हो रहे हैं, ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो M मिड पॉइंट होगा ही होगा। ठीक है, फिर ये एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, तो ये एंगल कितना हो गया 60। अब मैंने साइन 60 कॉस 60 दोनों यूज कर लिया, आई कैन फाइंड OM, OM अपॉन AM इज कॉस 60, परपेंडिकुलर निकाल लिया। ठीक है, सॉरी AO होगा यहाँ पे, OM अपॉन AO इज कॉस 60, रेडियस दी हुई है ना हमें, OM अपॉन AO इज कॉस 60। ऐसे ही मैं लिखूंगी AM अपॉन AO इज साइन 60। ठीक है, फिर AM आ गया तो मैंने AB की वैल्यू भी निकाल ली। बात समझ में आ गई? स्टेप समझ रहे हो ना मैं जो कर रही हूं? OM की वैल्यू निकाली, AO इंटू कॉस 60, तो OM इज इक्वल टू 7/2, परपेंडिकुलर की लेंथ आ गई 7/2, AM की लेंथ आ जाएगी 21 है ना, 21 साइन 60 हो जाएगा 21√3 डिवाइड बाय 2। ठीक है ना? नहीं, कुछ फर्क है इसमें। AM की लेंथ निकाल रहे हो, ये क्या है 7, तो सॉरी 21 इंटू√3/2, ठीक आ गया ना। और यहाँ पे 21/2 होगा, सॉरी 7 मैं ले रही हूँ, रेडियस 21 दी हुई है ना इसलिए मुश्किल होगी। ठीक है, दिस इज 21/2, दिस विल बी 21√3/2, ए बी निकालना है, तो 21√3/2 इंटू 2 कर दोगे तो ए बी कितना आ जाएगा 21√3। अब जो मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है उसको मैंने लिखा हाफ इंटू AB इंटू OM। क्लियर होगी बात ये? हाफ AB OM, सो हाफ इंटू 21√3 इंटू 21/2। So it will be half into 21/2 into 21√3, so 441√3/4। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक हो गया इतना? एंगल मेड बाय आर हैंड इन 1 मिनट, एंगल मेड बाय आर हैंड इन 1 मिनट, आर हैंड 1 मिनट, 360 डिवाइडेड बाय, आर हैंड कह रही हूँ, बार बार सुन लो दोबारा से, मल्टीपल, आर हैंड कह रही हूँ, वो हैंड 1 मिनट, हाँ तभी तो कह रही कैलकुलेशंस कर लो। आर हैंड मतलब 360 डिग्रीज इन
12 आवर्स लिखो। पता क्या है, जब भी कुछ बोला है उसको देखा मत करो, उसको सॉल्व करना शुरू किया करो, अपना पेन उठाया करो। और सिर्फ उठाना नहीं है, उस पेन को जब चलाओगे ना उस पे पेपर पे, तभी आपके आंसर्स जो है क्लियर होने शुरू हो जाएंगे आपको। हाँ पेन चाहिए, पेन दो उसको। चलता हूँ देखते। So angle made by our hand in 1 minute, 360 degrees in 12 hours, 30 degrees in 1 hour. 1 hour means 60 minutes, 30 degrees in 6 minutes, 1/2 degrees per minute. ये सारा लिखो। 30/60 होगा ना, 1/2 डिग्रीज। बात समझ में आई? 30 डिग्री 1 आवर। 2 मिनट हैंड था, तो मैंने पहले आर हैंड लिखा है। मैं 2 मिनट सोचती रही थी जब मैं तुमने कहा था, बिकॉज आई वाज थिंकिंग अबाउट नाइन्थ ना। तो मैंने कहा था आर हैंड मिनट, हमने मिनट हैंड है ना, 2 बार पूछा भी था। देन हाँ मैंने बोला 5 डिग्रीज, बट नहीं नहीं मुझे डेरिवेशन ही याद नहीं रही। देन आई सेड 360 डिग्री, एंड देन आई सेड 6 डिग्रीज। अब एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, तो 360 डिग्रीज इन 60 मिनट्स, है ना। तो ये हो जाएगा 6 डिग्री पर मिनट। एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इज 6 डिग्रीज। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? इसके बाद लिखो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, जो डिफरेंट तरह के आपके एमसीक्यूज है इसमें, एग्जाम्पलर से जो मैं रिवाइज करवाऊंगी आपको वो ये है। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल, लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड in a semicircle of radius r units. जब भी ऐसा होता है, हाँ? So we have the diameter AB, सेंटर O ले लिया हमने। तो जब भी आपने सेमी सर्कल में कोई ट्रायंगल हमने इंस्क्राइब किया, लार्जेस्ट मतलब कि द पॉइंट शुड बी ऑन द सेमी सर्कल, है ना, तो वो राइट एंगल होगा, एंगल इन सेमी सर्कल। अब इसका लार्जेस्ट एरिया करना है, ये तभी होगा जब ये ट्रायंगल क्या है, आइसोसलस। ठीक है, एक तो ये है। अगर आइसोसलस है तो अगर आप इसको ऐसे करोगे, आप ये ट्रायंगल जैसे मैंने यहाँ पे सी लिया, सी को ओ से ज्वाइन करोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा बाय वर्च्यू ऑफ आइसोसलस ट्रायंगल। दिख नहीं रहा क्योंकि मैंने आइसोसलस बनाया नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लार्जेस्ट तभी होता है जब ये आइसोसलस होगा। राइट एंगल है ना। आप 1/2 × 6 × 4 करोगे और 1/2 × 5 × 5 करोगे, बड़ा नंबर कौन सा आएगा हमेशा? 5 × 5, है ना। कोई भी दो नंबर्स ले लो, अगर आपने एक साइड को बड़ा किया दूसरी साइड को छोटा करोगे, उन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हो, तो जब आप उनके बिल्कुल पास में स्क्वायर नंबर लोगे तो दैट विल ऑलवेज गिव यू द हाईएस्ट वैल्यू, राइट। आप जैसे कुछ भी ले लो, नंबर 7 × 7 करो, अब 7 से एक नंबर कम कर लो, 8 कर लो, यहां पर इसे 6 कर लो, दिस विल ऑलवेज गिव यू अ, यहां पर आप 10 लिख लो, और अकॉर्डिंगली यहां पर आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो इवन इवन इफ आई राइट यहाँ पर ये 49 है, ऐसा नहीं कि इसको +3 किया, यहाँ पर -3 करोगे अगर, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 4। तो इवन इफ यू राइट 5, देर आर रूल्स ट्राइंगल की साइड्स के लिए राइट एंगल में। तो हमारे पास जब भी हमने एक साइड को बढ़ाया दूसरी साइड को कम करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ दो दैट टू नंबर्स विल बी लेस देन द स्क्वायर नंबर। इसीलिए आइसोसलेस ट्राइंगल होगा तो मैक्सिमम एरिया देता है। तो जब आप आइसोसलेस ट्राइंगल में, ये वाला आपकी ये दो साइड्स इक्वल है,
SAS रूल के साथ हो गया तो 90 डिग्री एंगल भी बन गया यहाँ पर। ऐसे से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये वाले और ये वाले, 90 हो गया। अब इतनी सारी चीजें हम MCQ में प्रूव नहीं करते हैं, इसीलिए हमने कहा कि दिस इज रेडियस, बेस इज 2r, हाफ इंटू r इंटू 2r। So area of the largest triangle will be r square, square units. पेरीमीटर की सेम है, पेरीमीटर तो फर्क हो रहा है ना। तो क्या हुआ पेरीमीटर, वो डिपेंड करता है कि आपने कॉर्ड को इक्वल लिया कि नहीं लिया। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिया कॉर्ड, फिर मैं यहाँ से डिस्टेंस सेम ले रही हूँ, तो अगर इक्वल कॉर्ड ड्रॉ करें तब तो होगा। बट अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की और इसकी बात कर रही हूँ तो नहीं। ठीक हो गया, साइड्स में फर्क आ गया। हो सकता है सेम भी हो, बट दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर्स, दैट विल नॉट गिव यू कि एग्जैक्टली सेम आंसर होगा। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इफ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर। Perimeter of a circle equal to that of a square, ratio of their areas। हाँ जी, क्या होता है इस केस में, पेरीमीटर इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर। व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, 4 इंटू साइड, ये आपस में इक्वल है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, रेशियो आर रेडियस निकालनी है इन टर्म्स ऑफ साइड। ठीक है, क्या आ गया, 2s/π। एक की वैल्यू दूसरे की टर्म्स में निकाल लो, या मैंने साइड ऑफ द स्क्वायर निकाल ली, किसके इक्वल आ गई, 2πr/4। तो साइड ऑफ द स्क्वायर इज πr/2। अब एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। और साइड ऑफ स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। ठीक है, तो आपने πr/2 का होल स्क्वायर कर दिया, तो ये आ जाएगा πr² इज टू π²r² डिवाइड बाय 4। एक पाई कैंसिल हो गया, r² कैंसिल हो गया, 4:π आंसर आ गया। समझ में आ गया। और 4:22/7 करेंगे, अगर वैल्यू पुट की होगी तो यहां से 11 हो जाएगा। 14:11 भी ऑप्शंस में दिया होता है। क्लियर हो गया इतना, 14:11। नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना, नेक्स्ट लिखो, सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। सर्कल इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर, तो स्क्वायर सर्कल के बाहर है और सर्कल को इंस्क्राइब किया हुआ है, तो सर्कल विल टच ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, साइड ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू
डायामीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। या फिर लिखो अ स्क्वायर सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल, अ स्क्वायर। अब देखो मैं करवाऊंगी सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, वहां बुक पेपर में आ जाए स्क्वायर सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल, तो बात को समझो। डायगोनल लिखो। स्क्वायर सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल, बात वही है। स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, है ना। स्क्वायर बाहर ही है, दोनों में आ सकता है। अब आएगा नेक्स्ट, लिखो स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल और अ सर्कल सर्कम स्क्राइब्स अ स्क्वायर। तो स्क्वायर के सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाया हुआ है, तो इस केस में क्या होता है, डायामीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। Diameter of the circle is equal to diagonal of square. So what is the area of the largest circle? Next लिखो area of the largest circle that can be drawn inside a rectangle. ये बिल्कुल नया ही क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पलर में ना, एक्सरसाइज 11.2 एक्सर्शन रीजनिंग में आ जाती है कभी कभी, मतलब उसमें काफी कुछ होता है। तो इसमें लिखा है एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन inside a rectangle, drawn inside a rectangle of length a units and breadth b units, और ब्रैकेट्स में लिखा है a is more than b। तो एक रेक्टेंगल में अगर मुझे सर्कल को ड्रॉ करना है तो वो सारी साइड्स तो पहले टच करेगा नहीं, ठीक है। लेंथ उसने दी हुई है a, ब्रेड्थ दी हुई है b, तो स्क्वायर विल द सर्कल विल नॉट टच ऑल द फोर साइड्स इन दिस केस, वो स्क्वायर में ही करेगा, है ना। तो अगर उसने हमने सर्कल फिर भी ड्रॉ कर दिया तो उसको मैक्सिमम डायमीटर हम कितनी दे सकते हैं, a या b? आइडली तो ए देनी चाहिए, लेकिन हमें सर्कल को स्क्वायर रेक्टेंगल के अंदर ही करना है, तो बी देने पे वो तो बाहर निकलेगा, है ना। सॉरी, ए देने पे तो लेंथ देने पे इट विल गो आउटसाइड द रेक्टेंगल, सो द मैक्सिमम डायमीटर आई कैन गिव इज बी। तो उसकी रेडियस कितनी हो गई, b/2, तो क्या आ जाएगा, पाई b/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है, अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हो, दिस वॉज अ क्वेश्चन लाइक दिस ना, ये एग्जाम्पलर में आपको आया था, यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन है, आपके सैंपल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, मैं वही करवा देती हूँ, ठीक है। तो एक स्क्वायर, ये ना डिलीट कर चुके थे एक्सरसाइज, पर सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिया था, तो चांसेस तो कम ही है आने के, बट थोड़ा सा अगर हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं तो हो सकता है ऐसे सारे क्वेश्चंस कर सके, राइट। तो यहाँ पर ये स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी साइड दी हुई है 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ना इस तरह से चार सर्कल्स यूनिफॉर्मली ड्रॉ किए गए हैं, चार सेमी सर्कल्स यूनिफॉर्मली ड्रॉ किए हुए हैं, बाहर वाला एरिया से शेड किया हुआ है इसके, और कहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अदर डायमेंशंस आर आल्सो गिवन। और यूनिफॉर्मली मतलब बिल्कुल सेंटर में प्लेस है, उसने कहा यहां से जो डिस्टेंस है दैट इज 3 सेंटीमीटर, यहां का डिस्टेंस भी है 3 सेंटीमीटर, यहां से डिस्टेंस भी है 3 सेंटीमीटर, और यहां से डिस्टेंस भी है 3 सेंटीमीटर। इंस्ट्रक्शन कर लो, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है।
तो हाँ, तो इसमें हम क्या करेंगे, बिकॉज चार छोटे सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं, तो आई विल ज्वाइन ऑल द फोर ऐसे। ठीक है। अब देखो पूरा स्क्वायर जो है इसकी साइड क्या है 14, यहां से 3, यहां से 3 खत्म हो गया, 8 रह गया। तो 8 के लिए देखो क्या होगा, ये आर, ये भी आर, और यहां पर क्या आ गया 2r। तो इसका मतलब 4r इज इक्वल टू 8। आर की वैल्यू क्या आ गई 2 सेंटीमीटर, जिससे मुझे सर्कल्स क्या रेडियस मिल गया। नाउ आई कैन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। 4 स्क्वायर, 4 सेमी सर्कल्स मतलब 2 सर्कल्स, -2 पाई 2 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस स्क्वायर 4. 4। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में था, वो भी 3 नंबर का। अगर कुछ ऐसा आपको कहीं दिखता है तो यू नो। +4. हाँ, +4. +4 स्क्वायर क्यों माइनस कर रहे हो ना, आपने ये वाला जो सारा एरिया ये माइनस करना है, 4 सेमी सर्कल्स और बीच वाला एरिया स्क्वायर का ही होगा ना, ये ऐसे हो गया ना बेटा। तो जब सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्रैकेट ओपन होकर तो माइनस ही होगा ना। ठीक है। शेडेड पोर्शन ये बाहर का था, मतलब अंदर से ये फ्लावर हमें माइनस किया हुआ है। इसमें 2R होगा. ये देख, ये और ये सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यूनिफॉर्मली प्लेस किया हुआ ना, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मतलब इफ आई से कि ये 2r क्यों लिया है, मुझे लेना ही पड़ेगा अगर मुझे सॉल्व करना है, और ऐसे क्वेश्चंस में हम ले लेते हैं। ठीक है। तो कल आपका टेस्ट होगा, अपने ना एनसीईआरटी के थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखकर आना, क्योंकि वहां से भी मैं क्वेश्चंस डालूंगी जो रेलिवेंट है आप एग्जाम्पलर के साथ। क्लियर हो गया इतना। ठीक है। सो टुमारो यू हैव टेस्ट ऑफ स्टार्ट्स एंड एरियाज।